हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जो इन्वायरमेंट साइंस है उसका एक तरह से ये मैराथन ही मान सकते हैं आप। मैराथन क्यों मान सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं वो हम करेंगे, और इन एमसीक्यूज के साथ जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनके साथ करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। बहुत आराम से हर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है, और हम हर ऑप्शन को देख के चलेंगे कि किस तरह से कौन सा आंसर आना चाहिए, यही आंसर क्यों आना चाहिए। इस तरह का कंप्लीट एक डिस्कशन रहने वाला है। तो बहुत आराम से चित्त को रिलैक्स करके शांति से सुनना है, ठीक है? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। इससे पहले कि हम डिस्कस करें इसके बारे में, अपने लेक्चर के बारे में, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है? अगर आप चाह रहे हैं कि इस जो आपका सितंबर में अभी एग्जाम है उसके लिए अगर आप एक रिवीजन लेना चाहते हैं इन्वायरमेंट साइंस का, तो 10 की 10 यूनिट्स आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। 10 की 10 यूनिट आपको वीडियो लेक्चर्स कितने में? 1025 में ओनली। और आप चाह रहे हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिल जाए, और इनकी वैलिडिटी मैं बता दूं 5 सितंबर तक ही रहेगी, ध्यान रखना। और ये है 1225 1225 में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिल जाएंगे। और अगर कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि मुझे दिसंबर के लिए ज्वाइन करना है, यानी कि दिसंबर सेशन के लिए, तो उसकी वैलिडिटी देखो, अगर आज आप ज्वाइन करते हो तो आप उसकी वैलिडिटी है 2 फरवरी 2025 तक। आपके पास पीडीएफ फाइल्स भी रहेगी, वीडियो लेक्चर्स भी रहेगा। अगर आप अभी 25% ऑफ में चल रहा है फ्रेंड्स, 5625 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं 8450 में, इसी वेबसाइट पे। और इनकी वैलिडिटी कब तक रहने वाली है? 2 फरवरी 2025 तक रहने वाली है। तो अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है? चलो, आपकी स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये ईआईए से रिलेटेड क्वेश्चन है। Which of the following step refer to the process to determine detailed and comprehensive TOR terms of reference addressing all relevant environmental concern for the preparation of an environmental impact assessment report in respect of project and activity for which environment clearance is sought? बेसिकली आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, ये जो TOR शब्द है इसका भी एक बार फुल फॉर्म पूछ लिया, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। बेसिकली ये क्या है? अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसका हमें EIA रिपोर्ट तैयार करनी है, तो कौन कौन सी क्या क्या स्कोप है, हमें किस तरह के चीजें वहां पे स्टडी करनी है, किस चीजों को हमें एलिमिनेट करना है, तो ये चीज है। तो यहाँ पे स्कोप की बात की जाती है कि उस प्रोजेक्ट में हमें क्या क्या करना है। तो ये क्या है, किससे ये रिपोर्ट में ये क्या देखेंगे? बेसिकली स्कोप है, स्कोपिंग है ना? ये तो सीधा सीधा आंसर है, इसका स्कोपिंग आंसर आएगा। इसको मैं थोड़ा और डिटेल में आपको समझा देता हूं, अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आया है तो। ये 2 नोट है, इन नोट से आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो, टर्म्स ऑफ रेफरेंस रेफर टू टी एज ए TOR मींस द डिटेल्ड स्कोप prescribed by the regulatory authority for the project for the preparation of the EIA report। या फिर हम ये कह सकते हैं स्कोपिंग क्या है? is a critical early step in the preparation of an EIA। The scoping process identify the issues that are likely to be most important during the EIA and eliminates those that are of लिटल कंसर्न, है ना? यानी कि उस प्रोजेक्ट में हमें क्या क्या चीज ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिनका EIA करना है, उस EIA रिपोर्ट में बहुत ही मतलब ज्यादा इंपैक्ट डालने वाले हैं वो, और कौन से ऐसे हैं जिनको हमें एलिमिनेट करना है, जिसको एक तरह से लिटल कंसर्न में रखना है। तो टिपिकली दिस प्रोसेस कंक्लूड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन EIA रिपोर्ट। तो बेसिकली इसका राइट आंसर क्या आ गया था? स्कोपिंग आ गया। टर्म्स ऑफ रेफरेंस जहां पे है वो स्कोपिंग से रिलेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या स्कोप है, हम क्या क्या इसमें स्टडी करें, है ना? किस चीज को एलिमिनेट करना है, बेसिकली बात ये है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी EIA से ही रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है EIA इज यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर ए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट व्हेन, यानी EIA है वो कब रिक्वायर्ड होता है? कब रिक्वायर्ड होता है? पहला देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है लिमिटेड इंपैक्ट्स आर एक्सपेक्टेड इन द एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण के अंदर, एनवायरनमेंट में अंदर लिमिटेड इंपैक्ट है। अगर लिमिटेड इंपैक्ट है तो वहां पे EIA यूजुअली हम रिक्वायर नहीं करते, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा।
देयर आर पोटेंशियल फॉर ट्रांस बाउंड्री इंपैक्ट। अगर किसी प्रोजेक्ट के पोटेंशियल इंपैक्ट है ट्रांस बाउंड्री तो EIA का रिक्वायरमेंट होगा, यूजुअली ये तो आएगा ही आएगा। सी ऑप्शन, मेनी पीपल आर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट, यानी कि इस प्रोजेक्ट से जो डेवलपमेंट हो रहा है इससे बहुत सारे लोग अफेक्ट हो सकते हैं, तो हमें EIA करना ही करना पड़ेगा, इसमें भी कोई दो राय की बात नहीं है। नो क्यूमुलेटिव इंपैक्ट आर एक्सपेक्टेड, यानी कि उससे किसी तरह की क्यूमुलेटिव इंपैक्ट एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा, तो EIA की जरूरत नहीं है। देयर आर प्रोटेक्टेड एरिया इन द प्रोजेक्ट एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि जहां पे वो प्रोजेक्ट लग रहा है वहां पे प्रोटेक्टेड एरिया है तो वो प्रभावित होगा, तो बेसिकली वहां EIA की जरूरत होगी। तो यहाँ पे कहां पे जरूरत होगी, बी, डी और बी, सी और ई, एक बी आ गया, एक सी आ गया और एक ई आ गया, तो इस तरह का ऑप्शन हमारे पास सेकंड ऑप्शन है बी, सी और ई, है ना। तो ये भी EIA से ही क्वेश्चन था। EIA से एक या दो क्वेश्चन हर बार आते हैं पेपर में, तो ध्यान से करना है, स्क्रीनिंग से लेके लास्ट स्टेज तक आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है इन वेस्ट पॉल्यूशन प्रिवेंशन हायरार्की अरेंज फॉलोइंग फ्रॉम लीस्ट प्रेफर्ड टू मोस्ट प्रेफर्ड। बेसिकली जब हम कोई पॉल्यूशन हो रहा है उसको हम रोकना चाह रहे हैं, प्रिवेंशन करना चाह रहे हैं, तो सबसे कम क्या प्रेफर करेंगे और सबसे ज्यादा क्या प्रेफर करोगे। तो सबसे कम प्रेफरेंस, यानी कि कोई पोल्यूशन हो रहा है भाई, किसी भी तरह का वेस्ट पोल्यूशन है, उसको आप रोकना चाह रहे हैं, तो सबसे कम प्रेफर क्या करोगे और सबसे ज्यादा क्या करोगे। तो सबसे कम प्रेफर क्या करोगे, अगर इन ऑप्शंस में आज जाओ तो सबसे कम प्रेफर तो मैं लैंड फिलिंग करूंगा, क्योंकि लैंड फिलिंग तो लास्ट चीज है, कम से कम हम पहले सबसे मोस्ट प्रेफर क्या करेंगे कि हम रीयूज करें, रिसाइकिल करें और या फिर वेस्ट को जनरेट ही नहीं होने दें, ये मोस्ट प्रेफर होगा। तो सबसे कम प्रेफर इसमें क्या हो गया, बेसिकली सबसे कम प्रेफर हो गया इसमें हमारा लैंड फिलिंग। तो लैंड फिलिंग वाले ऑप्शन से सब में ही ई सबसे पहले है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे मोस्ट प्रेफरेबल क्या है इसमें, रिसाइकलिंग और रीयूज, यानी कि ई सबसे पहले और डी सबसे लास्ट में आना चाहिए, और इस तरह के तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास, है ना। उसके बाद वेस्ट ट्रीटमेंट, इसका मतलब क्या है, देखिए सी का, बेसिकली आपके पास वेस्ट जनरेट हो चुका है तो ट्रीटमेंट करोगे, तो जनरेट हो ही गया है तो ये एक तरह से ट्रीटमेंट करना है, जनरेट हो चुका है, तो ये थोड़ा लिस्ट प्रेफरेबल भी आएगा ये, क्योंकि पहले जनरेट ही नहीं होने देते। तो एक ये ई के बाद आना चाहिए सी, यानी कि वेस्ट ट्रीटमेंट, और उसके बाद वेस्ट का कंसंट्रेशन, हम सिर्फ कंसंट्रेशन देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आ तो ही चुका है, और उसके बाद आएगा हम मोस्ट प्रेफरेबल में इनमें वेस्ट सेपरेशन, यानी कि जो वेस्ट है उसको सेपरेट करे, और सबसे ज्यादा आएगा रिसाइकलिंग ऑफ और रीयूज। तो इस तरह का ऑप्शन बन गया हमारे पास ECABD, ECABD, ठीक है ना। तो राइट आंसर कौन सा आ गया हमारे पास, सेकंड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, यानी इसमें आपसे एक मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, उससे और आपको क्लियर हो जाएगी बात। ये देखिए यहाँ पे आपको मोस्ट प्रेफरेबल चीज दिखा रही है, या मोस्ट प्रेफरेबल है, ये सबसे ज्यादा प्रेफर करोगे आप, और ये लीस्ट प्रेफर है। सबसे ज्यादा प्रेफर करेंगे हम कि हम अवॉइड करें, यानी कि जनरेट ही ना होने दें, वेस्ट को अवॉइड करें, और रिड्यूस करें वेस्ट का, कि हम सीधी सी बात है कि वेस्ट को जनरेट ही ना होने दें। उसके बाद हम रीयूज करें, ये और इस मतलब सबसे मोस्ट हो गया अवॉइड एंड रिड्यूस, उसके बाद रीयूज, उसके बाद रिसाइकिल करें, ठीक है ना। उसके बाद हम रिकवर करें, एनर्जी बनाना मतलब, ठीक है ना, रिकवर करें। फिर हम आएंगे ट्रीटमेंट करें, भाई जब वेस्ट जनरेट ही हो गया तो ट्रीट करें, उसके बाद डिस्पोज करें, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर है मोस्ट जो प्रेफर करेंगे हम किसी पोल्यूशन को रोकने के लिए वेस्ट के, और ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएंगे तो ये लीस्ट प्रेफर होता जाएगा। तो ये जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है वेस्ट मैनेजमेंट से अलग अलग तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से इनको सुनना है, ठीक है, और बहुत ध्यान से इन टॉपिक्स को करना है। आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज्ड फॉर सीक्वेंशियल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम कोरेजर 1 माइक्रोमीटर टू फाइनर ग्रेन साइज, यानी कि आपके पास कुछ फिल्ट्रेशन प्रोसेस दिया गया है, जैसे माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको आरओ बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो 1 माइक्रोमीटर से बहुत छोटा पार्टिकल है, यानी कि फाइनर ग्रेन साइज है। तो रिमूवल का क्या सीक्वेंस होगा, यानी कि जो कोरोजन पार्टिकल है, ठीक है ना, जो 1 माइक्रोमीटर का है,
उससे लेके फाइन पार्टिकल को हटाना है, तो कैसे सीक्वेंस में चलोगे? तो ये जो सीक्वेंस है ये दिया ही हुआ है। सबसे पहले हम माइक्रोफिल्ट्रेशन, जो बड़े को हटाएगा, उससे छोटे को अल्ट्रा हटाएगा, उससे छोटे को नैनो फिल्ट्रेशन हटाएगा, और सबसे छोटे को रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम आरओ बोलते हैं। तो ये सीक्वेंस ए बी सी डी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? ए बी सी डी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इस कौन से साइज के पार्टिकल्स को सामान्यतः किस रेंज के पार्टिकल साइज को ये रिमूव करता है, वो भी मैं आपको टेबल दिखा देता हूं। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि ये क्वेश्चंस हम पूरा डिटेल में साथ साथ समझेंगे, तो इसमें हर टॉपिक को हम कवर करते हुए थ्योरी को साथ साथ अच्छे से समझना है। तो जैसे माइक्रोफिल्ट्रेशन की बात करें, ये माइक्रोफिल्ट्रेशन है। इसमें आप देखो 0.1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर का है। ठीक है, रिमूवल। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में 0.01 माइक्रोमीटर से 0.1 माइक्रोमीटर है। नैनो फिल्ट्रेशन में 0.001 से 0.01 माइक्रोमीटर है। और आरओ की बात करें, रिवर्स ऑस्मोसिस की, तो 0.0001 माइक्रोमीटर है। तो ये आपको ये भी याद रखना है, ठीक है ना, कि कैसे फाइन पार्टिकल किस रेंज को कौन सा फिल्ट्रेशन हटाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये आपको याद होना चाहिए। जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, उसके बारे में क्वेश्चन है। ये कह रहा है विच सेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डील विद ऑफेंस बाय कंपनीज। जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, उसमें कौन सा सेक्शन है जो कोई कंपनी है उसके ऑफेंस को डील करता है? बेसिकली ये सेक्शन 16 है। कौन सा है? सेक्शन 16 है। ये याद रखना, सेक्शन 16 में ऑफेंस की बात की गई है, कोई कंपनी के ऑफेंस के साथ कैसे डील करना है, ये याद रखना। ये एक फैक्ट है, ये एक इंफॉर्मेशन फैक्चुअल। और कई बार आपको सीधा भी पूछ लेते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की ईयर भी पूछ लेते हैं, तो ये बहुत आपके लिए तो हलवा क्वेश्चन है, बहुत आराम से कर दोगे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है आप लोगों के लिए। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोडल एजेंसी इन इंडिया फॉर द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी कि यूएनईपी है, उसके लिए भारत में कौन सी एक नोडल एजेंसी है? तो आपको पता है एमओईएफ है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। ये एक नोडल एजेंसी है किसकी? यूएनईपी की, भारत में। आपको ये पता ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कहीं कहीं सेंट्रल पॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं, अगर कंफ्यूजन हो तो चले जाते हैं। ठीक है, अरे सर हम नहीं जाते, तो बहुत ही बढ़िया बात है। और ये बेसिकली क्वेश्चन किस में है? ये जो इंटेंसिटी, जो नॉइज वाली बात कर रहे हैं, लाउडनेस की, इफ एन इंक्रीज ऑफ 10 डेसिबल रिप्रेजेंट्स 10-fold इंक्रीजिंग इन साउंड इंटेंसिटी, एन इंक्रीज ऑफ 30 डेसिबल रिप्रेजेंट ए ब्लैंक दिया है, इसको फिल करना है, फोल्ड इंक्रीज इन इंटेंसिटी। तो आपको पता है 10 में से अगर 20 होगी तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, क्योंकि 10 गुना बढ़ती है इंटेंसिटी साउंड की। और 20 से 30 हो जाएगा तो इसका 10 गुना कितना हो गया? 1000 हो गया। ठीक है ना, तो क्या आंसर आ गया? 1000। आपको पता है 10 गुना बढ़ती है, 10-fold इंक्रीज होता है, आपको इस बात को जानते ही हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 1000 हो गया, 1000 डेसिबल। और इसके बारे में मैंने नोट भी लिख दिया है, इसको भी आप नोट की तरह संभाल के रख सकते हैं। एन इंक्रीज ऑफ 10 डेसिबल रिप्रेजेंट्स ए 10-fold इंक्रीज इन साउंड इंटेंसिटी एंड ए डबलिंग ऑफ द परसीव्ड लाउडनेस। ये लाउडनेस कितनी हो जाती है? डबल हो जाती है, ये भी साथ साथ ध्यान रखना। ठीक है ना, जो इंटेंसिटी है वो 10-fold इंक्रीज होती है, और जो लाउडनेस जो परसीव होती है वो डबल हो जाती है। इसलिए 20 डेसिबल यानी 20 डेसिबल इज 100 टाइम द इंटेंसिटी ऑफ 0 डेसिबल, एंड सिंस 4 टाइम्स एज लाउड, and 30 decibel is 1000 times the intensity of 0 decibel and seems 8 times to as loud। यहाँ पे देखो लाउडनेस हर बार डबल होता जा रहा है, और जो इंटेंसिटी है वो 10-fold इंक्रीज होती जा रही है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लाउडनेस का भी ध्यान रखना प्लीज। इंटेंसिटी तो बेसिकली हम ध्यान रख ही लेते हैं 10 गुना। आगे क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एज पर द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड NAAQS which one of the following method of measurement is applicable for measuring sulfur dioxide in air। आपको एयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड को मेजर करना है, तो आपसे पूछा है कि कौन सा मेथड आप अपनाओगे। तो अगर आपने मेथड्स पढ़े हैं तो सीधी सी बात है, अल्ट्रावायलेट फ्लोरेसेंस मेथड है, ये अपनाया जाएगा इसमें, है ना। आपको मैं बता दूं, ये एक टेबल मैं आपको शो करवा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले ले।
ये आपके पास ये होगी, सीपीसीबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। इसमें आपको सारे मेथड्स दिए हुए हैं, जो नेशनल एयर क्वालिटी, जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात है 2009 में, इसमें साथ साथ तो आपको इधर पोल्यूटेंट्स भी लिखे हुए हैं, टाइम वेटेज लिखा हुआ है और कंसंट्रेशन भी लिखी हुई है। और आपको पता है कंसंट्रेशन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का एनुअल या 24 आवर पूछ लिया, NO2 का पूछ लिया, PM10 का, PM2.5 का, ये भी आपसे पूछते हैं। तो इस टेबल को आपको याद करना है। और इधर मेथड्स दिए गए हैं कि कौन से मेथड से कौन सा मेजर करेंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जैसे देखो अल्ट्रावायलेट फ्लोरेसेंस दिया हुआ है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए जैकब एंड मेथड दिया हुआ है। तो इसी तरह से सारे मेथड्स यहाँ पे दिए हुए हैं और इधर पोल्यूटेंट्स के नाम भी है। तो इस टेबल को आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये पूरी टेबल आपको याद करनी है, ठीक है, याद रखना। और ये मैं पूरे आपको पोल्यूटेंट्स के बारे में दिखा देता हूँ। ये सारे पोल्यूटेंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि इसकी एक तो कंसंट्रेशन याद रखनी है और एक आपको याद रखना है कि कौन से मेथड से हम इसको मेजर करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट नंबर दिलवा के जाएंगे, है ना। उसके बाद ये पूछा है कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ एन इंडियन सिटी इज रिपोर्टेड एज 250। द एयर क्वालिटी ऑफ द सिटी इज कैटेगराइज्ड एज। बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की है और वहां पे अगर जो रिपोर्ट करते हैं 250, तो हम उस सिटी को कौन सी कैटेगरी में रखेंगे। तो अभी इसका आंसर देके मैं आपको सारी कैटेगरी भी दिखाऊंगा। बेसिकली अगर वैल्यू 250 है तो इसको पुअर कैटेगरी में रखेंगे। कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? पुअर कैटेगरी में रखेंगे। और कौन सी को सेटिस्फैक्ट्री में, मॉडरेट और सीवियर में रखेंगे, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। देखो ये याद रखना, अगर आपको एयर क्वालिटी की जो इंडेक्स वैल्यू 0 से 50 है तो वो गुड में रखना है और इसका हेल्थ इंपैक्ट भी सारे इधर लिखे हुए हैं। अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो 51 से 50 रहे, सॉरी 51 से 100 रहेगा, 51 से 100 रहेगा। अगर मॉडरेट पॉल्यूटेड है तो 101 से 200 रहेगा। पुअर क्वालिटी देखो 250 था ना अपने क्वेश्चन में, तो पुअर रखा हमने, 201 से 300 पुअर है। वेरी पुअर कंडीशन है 301 से 400 और सीवियर कंडीशन है 401 से 500। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके इम्पैक्ट्स तो आप लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको गुड से लेके सीवियर कंडीशन तक क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स में वैल्यू हो वो आपको ध्यान रखनी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी, ड्यूटी शब्द आ गया, ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन of India to protect and improve the natural environment and to have compassion for living creation, living creature। बेसिकली ड्यूटी की बात आती है, कर्तव्य की बात आती है, तो ड्यूटी तो हमारी कहाँ है? आर्टिकल 51A में है। इसमें तो सबको पता ही होगा ये आर्टिकल 51A। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आर्टिकल 48A कर दिया था आंसर। बेसिकली ये ड्यूटी नहीं है, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो है ना, वो अलग जगह आता है, ठीक है ना, डीपीएसपी वगैरह में आएगा वो। यहाँ पे जो 51A है वो है ड्यूटी, है ना, ये ध्यान रखना है। चलो आगे बात करें। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा है, अरेंज करना है, जो नीचे कुछ मिनरल दिए गए हैं उनको अरेंज करना है स्टेबिलिटी फॉर वेदरिंग, यानी कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर वेदरिंग। अरेंज द फॉलोइंग मिनरल विद इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि जो वेदरिंग के लिए कौन से ज्यादा स्टेबल रहे उनको आपको अरेंज करके बताना है। और ये आपके पास ऑप्शंस है और आपको अरेंज करके बताना है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा होगा। सबसे पहले अगर इसमें जो वेदरिंग में कम स्टेबल होगा, इन सब में जो दिया हुआ है आपके, इलाइट दिया हुआ है, ओलिवाइन दिया हुआ है, कैल्साइट दिया है और कैल्शियम रिच फेल्डस्पार दिया हुआ है और सोडियम रिच फेल्डस्पार दिया हुआ है। इसमें आपको सबसे पहले कम बताना है ना, उसके बाद उससे बढ़ता हुआ स्टेबिलिटी की तरफ बताना है। तो इनमें अगर सबसे कम देखें तो कैल्साइट है, यानी कि सी सबसे पहले आएगा। उसके बाद ओलिवाइन आएगा, यानी कि सी के बाद बी आएगा। उसके बाद अगर बात करें तो कैल्शियम रिच फेल्डस्पार आएगा, यानी कि CBD, और इस तरह का ऑप्शन हमारे पास फोर्थ है CBDEA, यानी उसके बाद सोडियम रिच फेल्डस्पार है। और सबसे ज्यादा इसके अंदर जो स्टेबिलिटी है वेदरिंग के लिए वो कौन सा है? इलाइट है। तो ये राइट आंसर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन है वो राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूज कर देता है, भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक टेबल भी शो करवा देता हूँ, ये भी आपको ध्यान रखने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इसको देखना, यहाँ पे सबसे ऊपर जो लिखे हुए हैं ये सबसे
लिस्ट स्टेबल है। क्या है? ये सबसे लिस्ट स्टेबल है, यानी कि इनकी वेदरिंग सबसे फास्ट होगी। ये लिस्ट स्टेबल है, सबसे कम लिस्ट स्टेबल है, यानी कि इनकी वेदरिंग है सबसे फास्ट होगी। और ये नीचे वाले हैं, ये स्लोवेस्ट वेदरिंग है, यानी नीचे से ऊपर जाओगे तो वेदरिंग तो फास्ट होती जाएगी और स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वेदरिंग फास्ट होती जा रही है, और अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी कम है, या फिर यूं कहें जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? याद रखोगे? चलो बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन मेकिंग फोटोवोल्टिक सोलर सेल। ये तो एक फैक्ट है, एक इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो आप आंसर दे सकते हो कि जब फोटोवोल्टिक सेल बनाते हैं तो हम कौन सा एलिमेंट बेसिकली यूज करते हैं, और आपको पता है हम सिलिकॉन यूज करते हैं, ये तो सबको पता होगा आपको, ठीक है? क्या यूज करते हैं? सिलिकॉन यूज करते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर 4 मेजर वेस्ट टाइप आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ नीचे 5 वेस्ट टाइप लिखे हुए हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट, स्लज एंड स्लरी वेस्ट, कंबस्टिबल वेस्ट, रिएक्टिव वेस्ट और वेस्ट वाटर। 5 दिए हुए हैं, इसमें से 4 ऐसे कौन से वेस्ट हैं वो जो हम किससे पहचान सकते हैं? उसको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे पहचान सकते हैं। तो सॉलिड और ये वेस्ट वाटर, स्लरी, कंबस्टिबल वेस्ट, ये सब क्या है? ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे ही हम पहचान पाएंगे। जबकि ये जो रिएक्टिव वेस्ट है, ये तो एक केमिकल प्रॉपर्टी होगी ना, रिएक्शन कितना कर रहा है, तो ये फिजिकल का नहीं होगा। तो 4 में कौन सा हो गया? डी को हटा दो, ए, बी, सी और ई। तो ए, बी, सी और ई का जो क्वेश्चन है, इसका थर्ड ऑप्शन हो गया ए, बी, सी और ई, इसमें डी हट जाएगा, ठीक है? डी हट जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सीधा सा क्वेश्चन है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो रिएक्शन करना, ये तो केमिकल हो गया ना, रिएक्टिव कौन कितना है, तो ये मैंने नोट लगा के लिख भी दिया है कि रिएक्टिव वेस्ट आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टी टू इंटरैक्ट विद मैटर। रिएक्टिव वेस्ट आर वेस्ट दैट readily explore to undergo violent reactions। बेसिकली रिएक्शंस में जाएगा, तो ये क्या हो गया? एक तरह से केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये तो प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट का क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स डिफर फ्रॉम सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट एज दे। जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है वो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट से डिफरेंट होते हैं। क्यों होते हैं? आपको पता है, जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट होता है वो डायरेक्टली इमिट होते हैं सोर्स से, जो सेकेंडरी होता है वो रिएक्ट करके बनाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? आर डायरेक्टली इमिटेड फ्रॉम आइडेंटिफाइड सोर्स। जो प्राइमरी होते हैं वो डायरेक्टली इमिट होते हैं ना, जैसे ये कोई आपने गाड़ी ली और इससे सॉक्स निकल रहा है, नॉक्स निकल रहा है ना, पार्टिकुलेट मैटर निकल रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहे हैं, ये सब क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट है, क्योंकि किसी सोर्स से डायरेक्टली इमिट हो रहा है। लेकिन जैसे मान लेते हैं NO2 निकला प्राइमरी पोल्यूटेंट, और इस पे सन एनर्जी पड़ी और ये NO2 NO+O में टूट गया, और फिर ऑक्सीजन ने इसको रिएक्ट करा, ये और O3 बन गया। तो ये जो ओजोन है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ये डायरेक्ट नहीं निकली है ना, ये रिएक्शन करके बनी है, तो ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो गया। ये कौन सा हो गया? एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो डिफरेंट कैसे सेकेंडरी और प्राइमरी? बेसिकली जो सेकेंडरी होते हैं वो क्या होते हैं? डायरेक्टली नहीं होते हैं, जबकि प्राइमरी होते हैं वो डायरेक्टली इमिट होते हैं किसी भी सोर्स से। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कौन कौन से सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में आपको जानकारी है, ये एक बार प्लीज कमेंट करके आप बताइए, उससे पता लगे कि आप इंटरेक्ट भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है? चलो, और ये द ग्रेन साइज पूछा है ना, जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहां से ये ग्रेन साइज की लिस्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। द ग्रेन साइज ऑफ सिल्ट इन सोइल रेंज बिटवीन, किस रेंज का होता है? आपको पता है ग्रेन साइज होता है, अगर सिल्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो 0.05 से 0.002 mm। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा है, ये ध्यान रखना, ठीक है, कई बार पूछे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये डिस्टिलेशन से क्वेश्चन है, बेसिकली डिस्टिलेशन से भी क्वेश्चन आता है ना। The major components of petroleum fraction obtained by a fractional distillation in a refining tower are methane, gas oil, gasoline, and kerosene. The correct order according to their predominance in the temperature zone from hotter to cooler
of the distillation column is given by one of the following option। यानी कि अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि ज्यादा टेम्परेचर पे हमें क्या मिलेगा और जैसे जैसे हम कूल की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा। प्रॉपर सीक्वेंस पूछा है मीथेन, गैस ऑयल, गैसोलीन और केरोसिन में। तो सबसे पता इनमें देख लो आप, सीधी सी बात है, गैस ऑयल में काफी टेम्परेचर पे मिलता है आपको होटर कंडीशन पे, केरोसिन उससे थोड़ा कम, गैसोलीन उससे थोड़ा कम, और मीथेन तो आपको पता है कि कूलर कंडीशन में मिलेगा काफी इनके कंपैरेटिवली। तो ए ऑप्शन है वो क्या हो गया, राइट हो गया। और मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये हम बात करते हैं ना, तो ये देखो, अगर हम टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस से और 370, यहाँ देखो फ्यूल ऑयल है, 300 के लगभग डिग्री सेल्सियस डीजल है, फिर केरोसिन है, फिर पेट्रोल है, और फिर ये गैसेज है, तो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो ये होटर पे ये मिलेगी हमें, है ना, जहां पे बहुत गर्म हो, और कूलर पे ये रहेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं रिफाइनिंग से, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये कह रहा है कि द डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज इनटू ए पॉन्ड सिग्निफिकेंटली इनहांस क्या एल्गल प्रोलिफरेशन ड्यू टू यूट्रोफिकेशन, which one of the following constitute of sewage was responsible for eutrophication। यूट्रोफिकेशन के नीचे क्या रिस्पॉन्सिबल है, इसमें नीचे लिखा हुआ है, आप सब जानते हो, फास्फेट और नाइट्रोजन की वजह से बेसिकली होता है। तो यहाँ ऑप्शन दे ही रखा है, फॉस्फेट की वजह से क्या है, यूट्रोफिकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम कहते हैं, है ना, याद आएगा आपको, एल्गल ब्लूम, रेड ब्लूम, सब बात करते हैं ना इसके बारे में, क्योंकि यहाँ एल्गी की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, यूट्रोफिकेशन फॉस्फेट की वजह से। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन। सक्सेशन होता है ना, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। आपको पूछा है कि कौन सा है जो सेकेंडरी सक्सेशन का फेज नहीं है। तो इन्वेजन होता है, वो तो प्राइमरी का होता है, सेकेंडरी का होता ही नहीं। तो सीधी सी बात है, यही ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और तो सब सेकेंडरी के होते ही हैं, और ये आपको प्राइमरी और सेकेंडरी तो पता होगा। प्राइमरी सक्सेशन कहाँ से होता है, प्रिमिटिव, जो जहां पे पहले कोई भी लिविंग मैटर नहीं था या बहुत कम थे, वहां से जो प्राइमरी सक्सेशन होता है, जैसे न्यूडेशन से होगा, फिर इन्वेजन होगा, फिर कॉम्पिटिशन एंड कोएक्शन होगा, फिर रिएक्शन होगा, और फिर स्टेबलाइजेशन क्लाइमैक्स होगा। ये प्राइमरी सक्सेशन के स्टेप्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और सेकेंडरी सक्सेशन बेसिकली क्या होता है, जहां पे पहले से कुछ हो, है ना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो लिविंग मैटर, वहां से स्टार्ट होता है, वो सेकेंडरी सक्सेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्वेजन का कोई जरूरत नहीं है, यानी कि नो नीड टू इन्वेड ए न्यू हैबिटेट फॉर देयर ग्रोथ। तो इसीलिए इसका राइट आंसर कौन सा चला गया था, इन्वेजन चला गया। नीचे लाइन लिखी हुई है ना, ये सीधा दिख रही होगी आपको। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ मेंटल इज मोस्टली मेड अप ऑफ। जैसे हम बात करते हैं ना, अर्थ की बात करते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर की बात करते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर की बात करते हैं। कोर में निफे हो गया, ठीक है, मेंटल में हम सीमा की बात करते हैं, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम, और क्रस्ट में किसकी बात करते हैं, आपको ये होमवर्क है, आप लिखना, ठीक है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। मेंटल की बात कर रहा है तो क्या है, एक तो क्या हो गया, सिलिका हो गया, सीमा, और ये मैग्नीशियम हो गया, और आयरन। तो क्या हो गया, बी और डी आंसर हो गया। बी और डी कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। और आप ये होमवर्क बताओगे तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको उसी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ना, अगर आप होमवर्क बता ही नहीं रहे, इट मींस आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो फिर आगे आने की क्या जरूरत रहती है, फिर कमी रहती है ना। आप बात समझ रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन डर्टी डजन्स, है ना, आपको पूछा है जो डर्टी डजन्स है, 12 कंपाउंड है, उसके बारे में बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डर्टी डजन्स है वो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन डर्टी डजन लिस्ट ऑफ थियोपीज आर formed as byproduct of the compounds and not applied directly in the environment। ये बाई प्रोडक्ट के तौर पे हैं, वो कौन कौन से हैं। डर्टी डजन टोटल 12 बताऊंगा, और इसके बाई प्रोडक्ट बता देता हूं कौन कौन से हैं इसमें। एक तो इसके अंदर बेसिकली है डाइऑक्सिन, और एक है इसमें फ्यूरांस, है ना, ये बाई प्रोडक्ट है। तो बी और डी आंसर आ जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्लीज इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना, बी और डी। और इसको डर्टी डजन में 12 के नाम बता देता हूं आपको। जैसे ये है, देखो, पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल केमिकल और अनइंटेंडेड इंडस्ट्री बाई प्रोडक्ट। तो इसका आंसर बाई प्रोडक्ट में तो ये आ ही गया था, डाइऑक्सिन और फ्यूरांस। ये टोटल 12 है। जैसे पेस्टिसाइड में कौन कौन से है डर्टी डजन में, एल्ड्रिन, डाइल्ड्रिन, और ये क्या है, क्लोरिडेन, डीडीटी, एंड्रीन और हेप्टाक्लोर, माइरैक्स एंड
टेक्साफेन है, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो पेस्टिसाइड हो गए। और इंडस्ट्रियल केमिकल हो गया पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल हो गया एक तो, और एक हेक्साक्लोरोबेंजीन हो गया, तो कितना हो गया 10। और जो बाई प्रोडक्ट है 2 ये हो गए, डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन्स, ये टोटल 12 हो गए ना। तो ये डर्टी डिटर्जेंट्स है बेसिकली। तो इसमें आपको बाई प्रोडक्ट पूछे थे, अब की बार हो सकता है पेस्टिसाइड पूछ लें डर्टी डिटर्जेंट में, हो सकता है इंडस्ट्रियल केमिकल पूछ ले, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। ये पूछा है जो प्रीफिक्स है स्टेनो एंड यूरी, ये किसके लिए यूज होता है? तो ये बेसिकली टॉलरेंस के लिए यूज होता है ना, रिलेटिव डिग्री ऑफ टॉलरेंस, कितना कोई भी ऑर्गेनिज्म है किसी इन्वायरमेंट फैक्टर को कितना टॉलरेट कर सकता है, उसके लिए ये बेसिकली शब्द यूज होते हैं स्टेनो एंड यूरी। तो इसका सही आंसर फर्स्ट ही हो गया, ठीक है, क्योंकि कितने इसके दोनों के मतलब आपको मैं बता देता हूं। एन ऑर्गेनिज्म विद ए नैरो टॉलरेंस, जिसके अंदर बहुत ही नैरो टॉलरेंस रेंज होगी, उसको हम स्टेनो यूज शब्द यूज करते हैं, जैसे स्टेनोथर्मल या स्टेनोहेलाइन, ठीक है, नैरो टॉलरेंस होगी। और जहां पे वाइड टॉलरेंस होता है, रेंज होती है, उसको हम यूरी शब्द यूज करते हैं, जैसे यूरीथर्मल। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की टॉलरेंस की बात करता है, यानी कि नैरो टॉलरेंस है या फिर वाइड टॉलरेंस है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि नॉइज पोल्यूशन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड ए हाईली सब्जेक्टिव इन नेचर अनलाइक एयर पॉल्यूशन। और स्टेटमेंट 2 है, नॉइज पोल्यूशन एग्जिस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड एंड कॉज बोथ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस अमॉन्ग इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ये बेसिकली होमवर्क है। ये जब भी नेक्स्ट मैराथन आएगा अपना, नेक्स्ट जैसे आप आंसर करोगे उस हिसाब से नेक्स्ट मैराथन आएगा, इसमें आपको ये बता देना है कि कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। ये बाकी की जो चीजें हैं इसमें मैं आपको नेक्स्ट में कराऊंगा पक्का। पहले आपका इसमें देख लेते हैं कितना इंटरेस्ट शो होता है फ्रेंड्स, उसके हिसाब से हम फिर आगे मैराथन लेके आऊंगा मैं इसी तरह से, क्योंकि जो चीज आपके बेनिफिशियल होगी, जिस तरह से आपको लगेगा कि रिस्पॉन्स अच्छा है, उसी हिसाब से मुझे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना करूं मैं, ठीक है। तो आपका रिस्पॉन्स मुझे बताएगा कि हमारा प्रयास सार्थक है कि नहीं। वो हम आपके ज्यादा से ज्यादा जो कितने लोग देख पा रहे हैं, कितने लोग हमें पसंद कर रहे हैं, कितने लोग कमेंट्स के आंसर दे रहे हैं, उसी चीज से हमें पता चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि टाइम आपका भी कीमती है, टाइम हमारा भी कीमती है, दोनों अगर म्यूचुअली अच्छा काम कर रहे हैं तभी उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलो, ये अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और ये मोबाइल एप्लीकेशन SWMG और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इन्वायरमेंट साइंस इसी सितंबर एग्जाम के लिए, जिसकी वैलिडिटी 5 सितंबर ही रहेगी, इसमें आपको 10 की 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, 10 की 10 यूनिट रिकॉर्डेड सेशन किसी भी टाइम देख सकते हो 1025 में। और इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मिलेंगे 1225 में, 1225 में। और कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि मुझे दिसंबर के लिए अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप हमारी वेबसाइट www.swmg.in, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये ऐप है, इसमें आपको जो कोर्स है उसमें 10 की 10 यूनिट वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ फाइल्स भी मिलेगी। और इसका प्राइस 5625 है, जो 25% ऑफ के साथ है फ्रेंड्स। ये ऑफर हम जल्दी ही क्लोज करेंगे। और पेपर 2 और पेपर 1 दोनों ज्वाइन करना चाहते हो तो 8450 है, ठीक है। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई करें बिना किसी टेंशन के, अच्छे से चित्त को शांत रखें, रिलैक्स होकर पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो आप अगर खुशी से पढ़ाई करेंगे तभी बेहतर होगा, नहीं तो चीजें खराब हो जाएगी। और प्लीज आप लोग होमवर्क जो भी दिया तो उसका आंसर करें, कोशिश करें और मैक्सिमम रिवीजन करने की हम कोशिश करेंगे जितना मुझसे हो पाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।